नाक की गंदगी, नाक की गंध, या नाक की बदबू। हम नाक की नेजल डिजीज यानी कि नाक की बीमारियां पढ़ रहे हैं। तो आज हम पढ़ेंगे बुखरुल अनफ और उतास, ये दो बीमारियां पढ़ेंगे। और आज जो है हमारा सिलेबस के अकॉर्डिंग जो है पूरा हो जाएगा। नेजल डिजीज यानी कि नाक की बीमारियां आज कंप्लीट हो जाएंगी। ठीक है। तो बुखरुल अनफ, इसमें जो है बुखुर, बुखुर कहते हैं गंदगी को। और अरबी में उल जो शब्द है, उल होता है, दो शब्दों को जोड़ने के लिए प्रयोग होता है उल, तो उल को आप रहने दीजिए। बुखुर के माने गंदगी, और अनफ कहते हैं नाक को, यानी कि नाक की गंदगी या नाक की बदबू या नाक की सड़ांध। बुखुर के माने गंदगी, उल जो है वो इन दोनों को जोड़ने के लिए है। और अनफ के माने नाक, यानी कि नाक की गंदगी या नाक की बदबू। ये एक बीमारी है नाक की। इसे इंग्लिश में ओजीना बोलते हैं, OZENA, ओजीना, ओजीना यानी कि नाक की बदबू। और मॉडर्न मेडिसिन में, एलोपैथिक मेडिसिन में इसको जो है क्रोनिक एट्रोफिक राइनाइटिस बोलते हैं, ओजीना को। जिसको हम बुखरुल अनफ बोल रहे हैं, नाक की गंध बोल रहे हैं, ओजीना। ओजीना भी इंग्लिश है, लेकिन एक मेडिकल टर्म इसके लिए इस्तेमाल होती है, क्रोनिक एट्रोफिक राइनाइटिस। जी। क्रोनिक एट्रोफिक राइनाइटिस जो है, यानी कि ओजीना जो है, वो दो तरह की होती है। नंबर एक प्राइमरी यानी कि शुरुआती, और नंबर दो सेकेंडरी यानी कि उसके बाद की। तो एग्जाम में कई बार ये भी पूछ लिया था कि कितनी तरह की होती है ये। तो प्राइमरी होती है और सेकेंडरी होती है, दो तरह की होती है। अब ओजीना यानी कि नाक की बदबू, यानी कि नाक की जो गंध है, या क्रोनिक एट्रोफिक राइनाइटिस के मॉडर्न के हिसाब से, एलोपैथिक के हिसाब से, जो इसकी वजह हैं, जो इसके कारण हैं, वो पांच कारण हैं। ठीक है। और इन पांच कारणों को जो है हर्निया के नाम से याद रखा गया है। वैसे तो जो हर्निया है, हर्निया का मतलब होता है आंत का किसी ऐसी कैविटी में उतर जाना जहां वो नॉर्मली नहीं रहती, यानी कि किसी भी एबनॉर्मली किसी भी कैविटी में उतर जाना आंत का, उसको हर्निया बोलते हैं। ठीक है। लेकिन यहाँ जो हर्निया इस्तेमाल हुआ है, यहाँ हर्निया इस्तेमाल होने की वजह यह है कि हमने याद याद करने के लिए कि जो ओजीना है, जो बुखरुल अनफ है, जो क्रोनिक एट्रोफिक राइनाइटिस है, इसके जो है पांच कारण हैं, तो उन पांच कारणों को याद करने के लिए हर्निया कर दिया गया। अब हर्निया में H फॉर हेरिडिटी, E फॉर एंडोक्राइन, R फॉर रिकरेंट और R फॉर रेस, N फॉर नेजल पोलिप, I फॉर इंफेक्शन, A फॉर ऑटो इम्यून। अब इसमें क्या है, H फॉर हेरिडिटी, हेरिडिटी बोलते हैं, हेरिडिटी बोल देते हैं कंजेनाइटल, पैदाइशी, यानी कि ऐसी बीमारी जो माँ बाप से बच्चों को मिलती हो। भाई माँ बाप को कोई बीमारी है, वो माँ बाप से बच्चों को मिल गई, ऐसी बीमारियों को हेरिडिटरी बोलते हैं, कंजेनाइटल बोलते हैं। यूनानी में मोरूसी बोलते हैं, और आम जबान में पारिवारिक बोलते हैं, यानी कि फैमिली, फैमिली की जो हिस्ट्री है, यानी कि फैमिली में माँ बाप को थी तो वो बीमारी फिर आगे औलाद में उनके बच्चों में हो गई। इसी तरीके से एंडोक्राइन, एंडोक्राइन जो होता है वो एक्चुअली हार्मोनल सिस्टम को एंडोक्राइन सिस्टम बोलते हैं। यानी कि इसकी जो दूसरी वजह है ओजीना की, नाक की बदबू की, वो हार्मोनल डिस्टरबेंस है। नंबर तीन रिकरेंट, रिकरेंट ऐसे इन्फेक्शंस को बोलते हैं, ये ऐसी बीमारियों को बोलते हैं जो बार बार लौट के आती है। और आर फॉर रिकरेंट भी है और आर फॉर रेस भी है। रेस का मतलब ये है नस्ल। तो ये जो नाक की बदबू है, ये अंग्रेजों में ये बीमारी ज्यादा पाई जाती है। जो व्हाइट कलर लोग होते हैं, जो सफेद लोग होते हैं, सफेद लोगों में नाक की जो बदबू है, जो बुखरुल अनफ है, जिसको ओजिना बोलते हैं, वो ज्यादा मिलती है। क्रोनिक एट्रोफिक राइनाइटिस ज्यादा मिलती है। और ये जो कारण है ये एलोपैथिक है, इसको ध्यान रखा जाए। मैंने ब्रैकेट में एम लिख दिया है। एम का मतलब मॉडर्न होता है, जहां मैं ब्रैकेट में एम लगा दूं उसका एम का मतलब मॉडर्न होता है। एन फॉर नेजल पोलिप, नेजल पोलिप यानी कि नाक में कोई भी जो है ग्रोथ हो जाए, नाक में कुछ भी फोड़ा फुंसी बन जाए, उसको नेजल पोलिप बोलते हैं। ये जो है हम पढ़ चुके हैं, क्योंकि हमने पढ़ा था कि लॉस ऑफ स्मेल, यानी कि जहाँ पे
किसी भी तरह की स्मेल नहीं आती। लॉस ऑफ स्मेल की एक बड़ी वजह होती है नेजल पॉलिप, यानी कि नेजल पॉलिप की वजह से भी लॉस ऑफ स्मेल यानी कि एनोज्मिया हो जाता है, किसी भी तरह की नहीं आती, क्योंकि मरीज जो है वो किसी भी तरह की हवा को जो है नाक से खींचने में जो है सक्षम नहीं होता। तो नेजल पॉलिप जो है वो एनोज्मिया के साथ साथ बुखरुल अनफ का भी कारण है। यानी कि जहां इससे ये दिक्कत हो सकती है कि इससे किसी भी तरह की गंद आनी बंद हो जाए, एनोज्मिया से, एनोज्मिया हो जाए नेजल पोलिप से। एनोज्मिया के साथ साथ बुखरुल अनफ यानी कि ओजीना भी हो सकता है नेजल पोलिप से। ठीक है। इसी तरीके से इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन हो, ए फॉर ऑटो इम्यून, यानी कि खुद ब खुद होने वाली बीमारी, यानी कि ऐसी बीमारियां, ऑटो इम्यून उन डिजीजेस को बोलते हैं, उन बीमारियों को बोलते हैं जो इंसान की बॉडी खुद ब खुद तैयार कर लेती है, खुद ब खुद उन बीमारियों को पैदा कर लेती है, उनको ऑटो इम्यून डिजीज बोलते हैं। उनकी कोई वजह नहीं होती, कोई वजह सामने नहीं आती, बस ये है कि भाई ऊपर वाले का हुक्म था और ये अपने आप पैदा हो गई, तो ऐसी बीमारी को ऑटो इम्यून डिजीज बोल देते हैं। तो ये जो बुखरुल अनफ है ये अपने आप भी हो जाता है, माँ बाप से भी मिल जाता है, हार्मोनल डिस्टरबेंस से, अंग्रेजों में वैसे भी ज्यादा मिलता है, नेजल पॉलिप से यानी कि नाक के अंदर कोई फोड़ा फुंसी बन जाए, वो इन्फेक्शन हो जाए, या फिर ये अपने आप भी हो जाता है। ये इसके 5 कारण। जिस मरीज को, कमाल की बात जो है वो ये है, जिस मरीज को बुखरुल अनफ यानी कि नाक की गंदगी नाम की बीमारी होगी, ओजीना होगा, कमाल की बात यह है कि उसे खुद पता नहीं चलता। लोग उससे दूर भागने लग जाते हैं क्योंकि उसमें से बहुत बुरी सड़ांध मारती है उस नाक में से। लोग उसके पास, उससे दूर भागते हैं, उसके पास उठना बैठना पसंद नहीं करते लोग, बदबू मारती है उससे। लेकिन खुद उसको, हालांकि उसके नाक में ये बीमारी है, लेकिन खुद उसको इस बीमारी का पता नहीं चलता, क्योंकि ये बीमारी उस इंसान को रच बस चुकी होती है। ठीक है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे भेड़ बकरी चराने वाले लोग होते हैं, तो जो भेड़ बकरियों में से जो आती है वो उनको स्पेशल सी अजीब सी महसूस नहीं होती, लेकिन अगर किसी नए आदमी को उनके पास ले जाके खड़ी कर दी जाए, खड़ा कर दिया जाए, तो वो कहेगा कि मुझे अजीब सी आ रही है। ठीक है, वो एक स्पेशल स्मेल, ठीक है, एक स्पेशल बू बताएगा कि मुझे भेड़ बकरियों के पेशाब में से या दूध में से या इनके जो रुआं है, इनके बाल है, इसमें से मुझे अजीब सी आ रही है, मींगनियों में से अजीब सी आ रही है। लेकिन जो आदमी रात दिन भेड़ बकरियों में रहता हो, चरवाहा हो, उसको उसमें से, इसी तरीके से जो बुखरुल अनफ का मरीज है, जिसके नाक में ये बीमारी होती है, उसको खुद पता नहीं चलता कि तेरे नाक से बदबू आ रही है, दूसरे लोगों को बहुत ज्यादा आती है, तो लोग उससे भागते हैं, लेकिन उसको खुद उस बीमारी का पता नहीं होता, क्योंकि ये उसको, उसके जहन में, उसके दिमाग में रच बस चुकी होती है। इसकी वजह क्या क्या है? नंबर एक तो गंदी बवासीर या गंदे जख्म, यानी कि नाक के अंदर गंदे जख्म हो जाए, या कोई भी नेजल पॉलिप या कुछ भी फोड़ा फुंसी वगैरह बन जाए। या फिर दूसरी वजह क्या होती? गंदी हवाएं। हवाओं को बुखारात भी बोलते हैं, गंदी हवाएं यानी कि गंदे बुखारात। इसको रद्दी, रद्दी बुखारात भी कहते हैं, क्योंकि रद्दी उस अखबार को बोलते हैं हम लोग आमतौर से जिसको हम पढ़ चुके होते हैं, 1-2 दिन पुराना होता है। रद्दी यानी कि यूजलेस, एक तरीके से जो इस्तेमाल के लायक नहीं रहता, क्योंकि अखबार पढ़ा जाएगा, आज का न्यूज़पेपर आज का पढ़ेंगे, कल का कौन पढ़ेगा। ठीक है। तो गंदी हवाएं या बेकार हवाएं या गंदे बुखारात, हवाओं को बुखारात भी बोलते हैं, जो फेफड़ों से आते हैं या सीने से आते हैं या मैदे यानी कि पेट से उठ करके नाक में आते हैं, नाक में वो जमा हो जाते हैं, तो उससे भी बुखरुल अनफ यानी कि नाक की बदबू हो जाती है। अब इसका इलाज क्या है? इलाज ये है, अगर गंदी बवासीर यानी कि नाक में कोई पॉलिप बन गया है, कोई भी मांस की गिरा, मांस बन गया है, ठीक है, या कोई जख्म बन गया है, उसकी वजह से अगर है, तो अंगूर की शराब सुड़काते हैं। ऐसे अंगूर की शराब क्या करेंगे? सुड़काएंगे। अगर बुखरुल अनफ ओजीना, नाक की बदबू जो है, अगर गन जख्मों की वजह से है या नेजल पोलिप की वजह से है, तो अंगूर की शराब, अंगूर की शराब क्या करेंगे? मरीज से सुड़कवाएंगे। ठीक है। और उसके बाद क्या करेंगे? जो खुशबूदार चीजें होंगी वो नाक में फूकेंगे, यानी कि नाक में डालेंगे। खुशबूदार चीजें कौन सी हैं? जैसे गुलाब है, नागरमोथा है। पहले अंगूर की शराब, क्योंकि शेख क्या कहते हैं, शेख का कहना है कि जो जख्म होते हैं, शेख एक बहुत बड़े तबीब हुए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, शेख का कहना है कि जख्मों को शराब से धोना चाहिए। जख्मों को शराब से धोने से वो
उनका जो तादिया, यूनानी में इन्फेक्शन को तादिया बोलते हैं, जो तादिया होता है वो खत्म हो जाता है, साफ हो जाता है, इन्फेक्शन खत्म हो जाता है। तो कई बार ये भी पूछा हुआ है कि वो कौन से तबीब हैं, वो कौन से हुक्मा हैं जिनके नज़दीक जख्म को शराब से धोना चाहिए। तो उन तबीब का नाम है शेख बू अली सीना। हम इनको पूरा नाम इब्ने सीना, बू अली सीना या शेख भी कैसे भी याद रख सकते हैं, एग्जाम में कैसे भी पूछा जा सकता है। ठीक है। तो वो कौन से तबीब हैं जिन्होंने जख्मों को, गंदे जख्मों को शराब से धोने की वकालत की है, शराब से धोने के बारे में बताया है? वो है शेख बू अली ठीक। सीना। ठीक है। अब अगर गंदी हवाएं हैं, तो अगर गंदी हवाएं हैं तो फिर अयारिजात इस्तेमाल कराएंगे। अयारिजात वो दवाइयाँ होती हैं जो कि इन गंदी हवाओं को दस्तों के जरिए से, जो कि सीने से, फेफड़ों से और पेट से चढ़ के नाक में आ रही थी, जिनकी वजह से बुखरुल अनफ हो रहा था, इन गंदी हवाओं को, इन गंदे बुखारात को, रद्दी बुखारात को फिर दस्तों के जरिए, मुसिल के जरिए ऐसे अयारिजात देते हैं, उनका तनकिया हो जाता है, वो खारिज हो जाते हैं, जिस्म से बाहर निकल जाते हैं। ये दो इलाज है। ठीक है। नेजल पॉलिप को शराब से धोएंगे, शराब से धो करके जो खुशबूदार चीजें हैं वो नाक में फूकेंगे। और गंदी हवाएं हैं, अब ये जो बुखुर अनफ है इसको हम पढ़ चुके हैं, अब पढ़ते हैं हम उतास। उतास देखिए, उतास के मायने होता है छींक का आना, छोटा सै, उतास। उतास के मायने छींक का आना। अगर इसमें छोटे सै की जगह हम बड़ा शय, शलगम वाला शय इस्तेमाल करें, उताश, तो उताश के मायने होता है प्यास। अगर उतास है, छोटा सै है, तो छोटा सै अगर उतास है तो उतास के मायने है छींकों का आना। और अगर उताश है, बड़ा शय है, तो बड़े शय वाला जो उताश है उसके मायने होते हैं प्यास का लगना। तो उतास, छींक का आना, देखिए छींक का नॉर्मली आना कोई बीमारी नहीं है। नॉर्मली छींक का आना कोई बीमारी नहीं है, एक फिजियोलॉजिकल कंडीशन है, आती ही है छींकें। लेकिन जब यही छींकें लिमिट से ज्यादा आने लग जाए, अंदर बीमारी, बीमारी कहलाती है, यानी कि एबनॉर्मल कंडीशन कहलाती है यही छींकें। ठीक है। तो ये जो छींक आने की वजह होती है, छींक आने की वजह क्या होती है? गर्म और खुश्क, दिमाग के अंदर गर्मी और खुश्की का बढ़ जाना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं कि ये जो छींक आती है, ये आती है कि दिमाग में सर्दी लग गई है, ठंड लग गई है। हम लोगों का मानना है कि दिमाग में ठंड लग गई है, सर्दी लग गई है। तो एग्जामिनर ज्यादातर खास तौर से इस तरह के सवाल पूछता है घुमा घुमा के। क्यों? क्योंकि उसे लगता है कि स्टूडेंट यहाँ फंसेगा। तो दिमाग के अंदर हरारत व यबूसत, हरारत कहते हैं गर्मी को और यबूसत कहते हैं खुश्की को, यानी कि दिमाग के अंदर गर्मी और खुश्की बढ़ने की वजह से, दिमाग के अंदर गर्मी, हरारत व यबूसत, खुश्की बढ़ने की वजह से क्या होता है? छींकें आनी शुरू हो जाती हैं। ठीक है। छींक का ज्यादा आना एक एबनॉर्मल कंडीशन है। नॉर्मली छींक इंसान को आ जानी चाहिए, जिससे कि दिमाग की रगे वगैरह जो है वो मूवमेंट में आ जाती हैं, वो खुल जाती हैं। लेकिन अगर यही छींके, इनका नंबर ज्यादा हो जाए, यानी कि आला धुन आने लग जाए, आदमी को सांस भी लेना मुश्किल हो जाए, तो फिर यही एक बीमारी कहलाती है। अब असबाब, असबाब का मतलब होता है क्या वजह है, यानी कि छींके क्यों ज्यादा इतनी आती हैं, क्या कारण है? तो इसकी दो वजह है। नंबर एक एक्सटर्नल फैक्टर, नंबर दो इंटरनल फैक्टर। जो एक्सटर्नल फैक्टर है, एक्सटर्नल कहते हैं बाहरी को, यानी कि कोई ऐसी वजह, छींके आने की कोई ऐसी वजह जो बाहरी है, इंसान के जिस्म के अंदर वो वजह पैदा नहीं हो रही है, वो बाहर से है। ठीक है। और इंटरनल फैक्टर यानी कि वो वजह जो इंसान के दिमाग के अंदर, इंसान के जिस्म के अंदर पैदा हो रही है, उसको इंटरनल फैक्टर बोलते हैं। इंटरनल अंदरूनी, एक्सटर्नल बाहरी। तो एक्सटर्नल फैक्टर क्या है छींक आने के, उतास के एक्सटर्नल फैक्टर क्या है? नंबर एक, धूल, मिट्टी, धुआं।
जब कोई मरीज इनके संपर्क में आएगा तो क्या होगा, उसको छींकें आनी शुरू हो जाएंगी। तो ये एक्सटर्नल फैक्टर है। और इंटरनल फैक्टर क्या है, यानी कि अंदरूनी फैक्टर है दिमाग के अंदर गर्मी और खुश्की का बढ़ जाना, यानी कि हरारत, गर्मी, खुश्की, यबूसत का बढ़ जाना। ये इंटरनल फैक्टर, यानी कि क्यों ये इंसान के अंदर, चूंकि ये इंसान की बॉडी के अंदर परिवर्तन आ रहा है तो ये इंटरनल फैक्टर हो गया। और जो इंसान की बॉडी के अंदर परिवर्तन नहीं आ रहा, बल्कि धूल मिट्टी धुआं इस तरह की चीजों की वजह से जो है अगर छींकें आ रही थी तो वो एक्सटर्नल फैक्टर है। ठीक है। अब इनका इलाज के मामला भी ऐसा ही है। जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसकी कंडीशन ऐसी है कि अगर एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से उतास यानी कि छींकें मरीज को आ रही हैं, तो मरीज को धूल मिट्टी धुआं जिसकी वजह से भी छींकें आ रही हैं, उन चीजों से दूर कर दिया जाए। समझाया जाए मरीज को कि इन ये चीजें आपके लिए, आपकी बॉडी जो है इस पे रिएक्शन दे रही है, छींकें आ रही हैं, आप इनसे दूर रहिए। पहली वजह। लेकिन अगर इंटरनल फैक्टर है, यानी कि छींकें जो बहुत ज्यादा आ रही हैं, उतास वाली जो सिचुएशन है, जो कंडीशन है, एक एबनॉर्मल कंडीशन है। छींक आना एबनॉर्मल कंडीशन नहीं होती, लेकिन जब इसमें ज्यादा हो जाए तो ये एबनॉर्मल कंडीशन हो जाती है। तो अगर इंटरनल फैक्टर यानी कि दिमाग की गर्मी और खुश्की अगर बढ़ जाए, तो उसका इलाज ये है कि ऐसी दवाएं इस्तेमाल करेंगे जिससे दिमाग को ठंड और सुकून मिले। यानी कि ठंड कहते हैं बरूदत को, और सुकून जिससे आराम मिले, यानी कि मुबर्रिद, मुबर्रिद कहते हैं ठंडी को, और मुसक्किन कहते हैं सुकून इत्मीनान वाली दवाओं को। तो ये भी पूछा हुआ सवाल है कि छींक के इलाज में किस तरह की दवाई मरीज को देते हैं। तो हम लोग क्या समझेंगे कि छींक तो गर्म, गर्म मर्ज है, ठंडा मर्ज है, ठंड की वजह से हो रहा है, सर्दी की वजह से हो रहा है, तो हम लिख देंगे कि गर्म दवाई देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि जो छींक आने का जो मर्ज है, ये गर्म, यानी कि गर्मी और खुश्की दिमाग के अंदर जो सिचुएशन बन जाती है उसकी वजह से आती है। और इसमें जो दवाई दी जाती है, वो दवाई दी जाती है जो दिमाग की गर्मी को, दिमाग खुश्की को खत्म करे। गर्मी की जगह ठंडी दवाई इस्तेमाल करेंगे, गर्मी को खत्म करने के लिए ठंडी, और खुश्की को खत्म करने के लिए मुसक्किन, यानी कि सुकून, आराम, इत्मीनान पहुंचाने वाली दवाई देंगे। तो मुबर्रिद व मुसक्किन दवाई देंगे। इस शब्द को याद कर लेना, अच्छे से समझ लेना। अब इसमें दो अलग अलग कथन हैं, दो कौल हैं, जिनके अंदर शेख ने कहा है कि स्वभाव के अंदर, यानी कि मिजाज के अंदर सूए मिजाज, हार, हार कहते हैं गर्मी को, यानी कि एबनॉर्मल गर्मी बढ़ जाए। यही बुकरात ने भी अपनी किताब, बुकरात की एक किताब है फसूल बुकरातिया, उसके अंदर भी यही कहा है कि दिमाग का जो मिजाज है वो सूए मिजाज हार, यानी कि दिमाग के जो गर्मी, दिमाग में गर्मी बढ़ जाए, यानी कि जो मिजाज है उसके अंदर गर्मी नॉर्मल से बढ़ जाए, यानी कि एबनॉर्मल तरीके से गर्मी बढ़ जाए। ठीक है। अब इसका जो इलाज है, जो एक्सटर्नल फैक्टर है उसको तो सीधा सा इलाज है धूल मिट्टी धुएं से अलग कर दो। लेकिन जो इंटरनल है, तो उसमें ठंडी दवाई यानी कि मुबर्रिद देंगे, और सुकून वाली दवाई है यानी कि मुसक्किन देंगे। तो मुबर्रिद व मुसक्किन दवाई देते हैं। और ये जो मर्ज होता है, इसमें के अंदर हरारत व यबूसत बढ़ जाती है, हरारत गर्मी और वयबूसत खुश्की बढ़ जाती है। तो चाहे तो उन दवाइयों को जिमाद यानी कि लेप किया जाए माथे वगैरह, नाक वगैरह के ऊपर, जो मुबर्रिद व मुसक्किन दवाएं हैं। चाहे तिला, यानी कि तिला ऐसी दवाई होती है जो लगाया जाता है, वो इस तरीके से दी जाए, मुसक्किन व मुबर्रिद यानी कि ठंडी और सुकून पहुंचाने। चाहे नतूल, यानी कि ऊपर से धार बांध करके माथे वगैरह पर, नाक की जड़ पे जो है, नेजियोन वगैरह पे डाला जाए। किसी भी कंडीशन में मुबर्रिद व मुसक, चाहे मुंह से खिलाई जाए मुबर्रिद व मुसक्किन दवाई, जैसे भी मुनासिब जो है आप समझें, ऐसे मरीज को खिलाइए, जिससे कि उसकी जो छींक की बीमारी है, जो एक हरारत व यबूसत वाली बीमारी है, जिसके अंदर सूए मिजाज हार यानी कि एबनॉर्मल तरीके से गर्मी बढ़ जाती है, और मुबर्रिद व मुसक्किन दवाई दे करके आराम पहुंचाते हैं। तो चाहे वो जो है जिमाद यानी कि लेप कीजिए, चाहे नुतूल यानी कि तेल की तरह लगाइए, चाहे नहीं, तिला तेल की तरह लगाइए, नुतूल धार बांध करके दीजिए, या मुंह से दीजिए, कैसे भी दीजिए उसको दवाई दीजिए ताकि उसको आराम हो जाए।
अब आप कहेंगे कि ऐसी दवाइयाँ कौन सी है जो मुबर्रिद व मुसक्किर है। मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कुछ दवाइयों को। नंबर एक काफूर, जो खाने वाला कपूर होता है, ठीक है। नंबर दो अफ्यून। नंबर तीन संदल, संदल यानी कि चंदन। यूनानी में संदल है, आम भाषा में चंदन है। नीलोफर, आलू बुखारा, अजवाइन खुरासानी, दम्बल अफवैन, ये सब दवाइयाँ जो हैं ये मुबर्रिद वो मुसक्किर हैं। इनका इस्तेमाल करेंगे जिससे कि छींके जो है वो रुक जाएं और मरीज को आराम हो जाए। अब किसी स्टूडेंट को कुछ पूछना है मुझे पूछ लीजिए भाई।